हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 72 प्रीलिम्स आपका आने वाला है। 26 जुलाई को अभी तक की एग्जाम डेट है और 72 को ध्यान में रखते हुए ही हम यहाँ पर एडिटोरिया के फुल टेस्ट को लगा रहे हैं। फुल टेस्ट में मतलब रहेगा 150 जो क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चनों के यहाँ पर हम लगाने की कोशिश करेंगे। आपको डेली अब 1 से 2 टेस्ट मिलने वाले हैं इस चैनल पर, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो आप लोगों को कर ही लेना है। साथ में हम यहाँ पर पूरा के पूरे टेस्ट लगाएंगे, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 52 अवतार की चर्चा जो है सबसे पहले किस वैदिक साहित्य में मिलती है? भाई 52 अवतार की चर्चा की बात की जा रही है, किस वैदिक साहित्य में मिलती है? ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर ऋग्वेद, गौपद ब्राह्मण, अथर्ववेद, मैत्रेयी उपनिषद या प्रयास नहीं किया गया। नई टेस्ट सीरीज में आप सभी को पता होगा ई ऑप्शन जोड़ा गया है, लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा आप कहेंगे सबसे प्राचीनतम स्रोत जो है आपके ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कहेंगे, ऋग्वेद में बात किया है तो आपके 52 अवतार की चर्चा की बात की गई है। 52 अवतार भगवान श्री हरि मतलब कि विष्णु के बारे में बात की गई है। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। तो इस तरीके से कथा है 52 अवतार की, जो कि ऋग्वेद के वैदिक साहित्य में चर्चा मिलती है। सूची 1 है दर्शन, सूची 2 है प्रवर्तक। स्पॉन्सर कौन है? जैसे बात की जाए न्याय, न्याय की बात किया है गौतम संबंधित है। इसके बाद योग की बात किया है तो पतंजलि संबंधित है। पूर्व मीमांसा की बात किया है जैमिनी संबंधित है और उत्तर मीमांसा की बात किया है बादरायण संबंधित है। तो यहाँ पर आपको जो मिला दिया आपको याद कर लेना है, बाकी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बात की जाए अगर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो कहेंगे मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार की प्रथा विद्यमान थी। कैसी थी? मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार की प्रथा जो है विद्यमान थी। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मौर्य काल में शादी विवाह उत्सव के अवसर पर एक विशेष प्रकार का कर मतलब कि टैक्स लिया जाता था, जिसे प्रणय के नाम से जाना जाता था। क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई ये ऑप्शन गलत है ना। मूल काल में जो प्रणय था, प्रणय कर तो था, याद रखना है, प्रणय तो था वो एक कर तो था, टैक्स तो था, लेकिन यह आपातकालीन, कौन सा? आपातकालीन, आपातकालीन कर के रूप में इसका जो है लिया जाता था, ना कि आप ये विवाह समारोह के अवसर पर लिया जाता था। ठीक, शादी विवाह पर कोई भी उत्सव पर नहीं लिया जाता था कर, प्रलय कर को आपातकाल में लिया जाता था। मौर्य काल में ब्रह्मदेव एक कर मुक्त दान में दिया जाने वाला भूमि थी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और मौर्य काल में बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। ये भी करेक्शन सही है। तो 1, 3, 4 सही है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति का विकल्प उचित शब्द के आधार पर कीजिए। डैश ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसके द्वारा भारत को समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त को नेपोलियन जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ। किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, गुप्त साम्राज्य समय थे, और इनका टाइम पीरियड 325 से लेके 375 ईसा पूर्व के रूप में जो है माना जाता है। दक्षिण भारत के 12 शासकों को इन्होंने जो है पराजित किया था और उत्तर भारत के 9 शासकों को इन्होंने पराजित किया था, और इसीलिए भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में जो खेतों में मजदूर करते थे उनको हम कडेसियर के रूप में जानते थे। किस नाम से? कडेसियर के रूप में जाना जाता था, याद रखना है, कडेसियर के रूप में जाना जाता था। जो संगम काल में मजदूर जो है खेती करते थे या खेती काम करते थे, इसे हम कडेसियर के रूप में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन 1 है और अभिकथन 2 है, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है? अभिकथन कहता है कि हर्ष के समय कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जो हर्षवर्धन के समय में, हर्ष के समय में कन्नौज का जो है राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा था, और उत्तर भारत में सामंत युग का आगमन का इसको सूचित के रूप में माना जाता है। कारण कहता है कि हर्ष का राज उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में स्थित था। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है, लेकिन कारण ये था तो आप कहीं कहीं गलत है। ए आर दोनों सही है, ध्यान रखना है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। कौन थे? चंदेल वंश की बात किया वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, और इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे। याद रखना है, जैजाक भुक्ति में
मध्य 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश का शासन स्थापित किया गया था। अच्छा, एक चीज और रखना है कि हमारा ऐप आ चुका है, आप सुन लेना, वरना आप लोग का ऐप के बारे में बता रहे हो। यूपीएससी नेट नाम से हमारा ऐप आ चुका है, इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज और मल्टीपल करंट अफेयर्स की यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल वगैरह कर लेना है, लेकिन ऐप को डाउनलोड करके आपको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन आता है, अशोककालीन प्रसिद्ध कलसी अभिलेख किस स्थान पर प्राप्त है? कलसी अभिलेख की बात की जा रही है तो आप कहेंगे कलसी अभिलेख जो है उत्तराखंड के देहरादून में है, जहां से अशोक काल का क्या मिला है? आप कहेंगे अभिलेख मिला हुआ है। मूल सम्राट अशोक की बात की जा रही है। कलसी अभिलेख देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, और इसकी खोज जो है फॉरेस्ट नामक पुरातत्व शास्त्री के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दस्तार बंदान से क्या तात्पर्य है? दस्तार बंदान किसे कहते थे? उलेमाओं को दस्तार बंदान के नाम से जाना जाता था, जो पगड़ी पहनने वाले है ना, पगड़ी पहनने वालों को क्या रखना है, सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था। भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला चिश्ती के प्रचारक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसकी सेना के साथ भारत आए थे? आप सभी को पता होगा, भारत में एक सूफी सिलसिला है जिसे चिश्ती सिलसिला के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसकी सेना के साथ में भारत आए थे? मोहम्मद गौरी की सेना के साथ में भारत आए, और यह अजमेर में फिर यहीं पर जो है बस गए थे, यार है ना, अजमेर में बस गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? मोती मस्जिद आगरा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। अरे मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था आगरा में? आप कहेंगे मोती मस्जिद जो आगरा वाली है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये गलत है। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना है। अब देखो बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मोती मस्जिद दोनों जगह है, एक आपकी आगरा में है, जब आगरा का नाम आ जाए तो शाहजहां ने कराया, जब आपका नाम आ जाए कि दिल्ली में है तब आप कहेंगे औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ऑप्शन कहेंगे डी रहेगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ शासक है और एक तरफ विदेशी यात्री है। कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के समय में भारत आया? जैसे अकबर के समय में, अरे अकबर के समय में सर टॉमस रो नहीं आए थे, है ना, ये गलत हो गया। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? किसी को पता है क्या? तो आप कहेंगे जहांगीर के शासनकाल में आए। किसके? जहांगीर के शासनकाल में आए थे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जबकि जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस भी आए थे, सर टॉमस रो भी आए थे। शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियर आया था और औरंगजेब के काल में मनुची आया था। तो बी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ गलत था। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ शासक है। कौन सा युद्ध किस शासक के समय में हुआ? जैसे खुसरो के युद्ध की बात की जाए, खुसरो का युद्ध जो है आपके जहांगीर के समय में हुआ था। किसके? जहांगीर के समय में हुआ था। अच्छा, खुसरो का जहांगीर के समय में हुआ, खुसरो था वो जहांगीर का पुत्र था, याद रखना है। खानवा के युद्ध की बात किया तो बाबर के समय में हुआ, राणा सांगा के विरुद्ध में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के समय में हुआ, जो कि राणा प्रताप के विरुद्ध किया गया था। और आबा का बिलग्राम के युद्ध की बात की जाए तो आप कहेंगे हुमायूं शेर शाह के विरुद्ध में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो पुर्तगाली शक्ति है इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने सिखों के का खालसा में रूपांतरण किया था? आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था। और सिखों के अंतिम गुरु थे, यह भी याद रखना है। और इनका संबंध कहां से? पटना से संबंधित है, तो इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? देखो आपको चैनल अगर पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, साथ में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस भी कर लेना है, क्योंकि अब डेली टेस्ट सीरीज आएगी, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही टेस्ट सीरीज आएगी। क्योंकि 1 से 2 टेस्ट सीरीज अब आपकी बीपीएससी की आएंगी, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है, केवल 33-34 दिन बचे हुए हैं। क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए सही ऑप्शन की, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला अखिल भारतीय जन विद्रोह था जो कि सफल रहा। नहीं, आपके चंपारण सत्याग्रह गांधी का एक सफल सत्याग्रह तो था, लेकिन अखिल भारतीय नहीं था, है ना, ये गलत है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में तो हुआ था, पहला तो था, लेकिन अखिल भारतीय नहीं था, याद रखिएगा। तो पहला तो यहाँ पर गलत लिखा है। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध माफी से संबंधित है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है।
अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी ने उपवास फास्ट का सबसे पहले मतलब कि जो है खाना छोड़ दिया था, फास्ट का उपवास का प्रयोग सबसे पहले किया था। बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात किया तो 1918 में किया गया था, जहां पर भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह की बात किया, ये भी आपका 1918 में ही किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित घटनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात किया है कोलाचैल का युद्ध, कोलाचैल का जो युद्ध है वो 1741 में हुआ है। डुप्लेक्स की अगर वापसी की बात किया 1754 में की गई थी। बेदारा का युद्ध की बात किया 1759 मतलब 1759 में हुआ है। और पेरिस की संधि की बात किया 1763 में की गई है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1741, फिर 54, फिर 59, फिर 63। ऑप्शन सभी सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि बहावी आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई बहावी आंदोलन के बारे में, एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो कि अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं से प्रेरित था। बहावी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं से प्रेरित था, करेक्ट है। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, ये भी करेक्ट है। अंततः यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में बदल गया, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे आप तीनों ही ऑप्शन सही है, डी वाले पे हम टिक करेंगे। दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है। अब सही नहीं पूछा है, गलत ऑप्शन पूछा है, कौन सा गलत है। जस्टिस पार्टी मद्रास के ब्राह्मण अभिजात वर्ग से जुड़ी थी, क्या ये सही है? तो आपको पता होगा जस्टिस पार्टी की स्थापना मद्रास में 1916 में टी.एम. नायर एवं किसके नटेशा और पी त्यागराज की चेट्टी ने की थी। और यह मद्रास के गैर ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ब्राह्मण अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, गैर ब्राह्मण है ना अभिजात वर्ग का क्या करती थी? ब्राह्मणों के वर्चस्व का तो यह विरोध करती थी, ना कि वे समर्थक। तो गलत हो गया। वाइकोम सत्याग्रह निम्न जातियों को वाइकोम महादेव मंदिर में प्रवेश दिलाने से सफल रहा। तो वाइकोम की बात किया तो वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। और निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का अधिकार का उद्देश्य नहीं था, बल्कि मंदिर के आसपास जो सार्वजनिक स्थान थे, पब्लिक प्लेस थे, उसके बारे में अधिकारों को मनवाना था। तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत है, ना ही पहला सही है ना ही सही है। तो ऑप्शन कहेंगे हम सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर पे आता है कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 के दौरान अपनाई गई फॉरवर्ड पॉलिसी का तात्पर्य क्या था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 के दौरान में फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी या फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया गया था, जिसका तात्पर्य क्या था, जिसका संदेश क्या था? तो रूस के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाना, जिसका परिणाम दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध के रूप में देखने को सामने आता है। अब देखो याद रखना है, क्या याद रखना है, कभी ये भी आ सकता है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तब आपको ऑप्शन एक ही रहना चाहिए, लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से आंग्ल मैसूर युद्धों का उनके परिणाम एवं संधियों से मिलान कीजिए। आंग्ल मैसूर युद्ध में उनके परिणाम और संधियों से मिलान करना है। कैसे मिलान करना है? एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ परिणाम है। आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 1769 के बीच में हुआ था और यह युद्ध में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, तो हम दूसरे से मिलाएंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 से संबंधित है और इसमें मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था, तीसरे से मिलाएंगे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था, चौथे से मिलाएंगे। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंतिम में टीपू सुल्तान की मृत्यु से संबंधित है और यह समाप्त हो गया था। आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन पे कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यद्यपि पश्चिम में हुई, लेकिन उसने विरोधाभासी रूप से भारतीय पुनरुत्थानवाद में योगदान दिया है। कौन सा विकल्प इस विरोधाभास का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यहाँ पर पश्चिमी भौतिकवाद पर पूर्वी धार्मिक परंपराओं के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्थापित करके इसने शिक्षित भारतीयों को अपनी विरासत का गर्व करने और पुनर्जीवित करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान पैदा किया और इसीलिए भारत में यह कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? कभी ऑप्शन में आ जाए तो 1875 में की गई थी। किसने की थी? अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप क्या कहेंगे? मैडम ब्लातेस्वी की ने और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बात किया है कि इंडिया हाउस जो कि 1905 के बारे में कितने कथन सही है?
इंडिया हाउस 1905 में स्थापना की गई, इसके बारे में कितने कथन सही है? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, करेक्ट है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का इसमें प्रकाशन किया गया, ये भी करेक्ट है। वह यूरोप में भारतीय छात्रों के बीच ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था इंडिया हाउस, ये भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी वाले पे जाएंगे, तीनों कथन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, कोमागाटा मारू घटना जो कि 1914 में हुई थी, संबंधित है। कोमागाटा मारू जो घटना संबंधित कैसे संबंधित है? एक जहाज था जिसमें मुख्य रूप से पंजाबी सिख यात्री सवार थे, जो कि कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और भारत वापस भेज दिया गया। यह कोमागाटा मारू घटना से संबंधित आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी पूरी घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी। कोमागाटा मारू एक जापानी स्टीमर मतलब कि एक जहाज था जिसमें गुरुदत्त सिंह के द्वारा किराए पर लिया गया था। सिंगापुर से इसमें 376 यात्रियों को कहां पर जो है कनाडा ले जाया जा रहा था, लेकिन कनाडा की सीमा में इसमें जो है प्रवेश करने से ही मना कर दिया और वैंकूवर बंदरगाह पर 2 महीने तक यहाँ पर गतिरोध रहा। उसके बाद भारत में वापस यहाँ पर लौटा दिया गया था। तो इसमें ये घटना संबंधित रही। एक तरफ समाचार एवं पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक है। जैसे संवाद कौमुदी की बात की जाए, राजा राम मोहन राय संबंधित है। वॉइस ऑफ इंडिया की बात की जाए, दादा भाई नेहरूजी संबंधित है। तलवार की बात की जाए तो बीरेंद्र चट्टोपाध्याय संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत में प्राच्य विद्या को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? तो भारत में प्राच्य विद्या को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से उद्देश्य से कौन से कॉलेज की स्थापना की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जिसे रखना है की गई थी, ठीक है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की बात किया 1781 में की गई, ये भी रखना है। किसके शासनकाल में की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आता है, कौन सा लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान माना जाता है? लॉर्ड कर्जन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? उन्होंने वाणिज्यिक और उद्योग विभाग की स्थापना की, पूसा में कृषि अनुसंधान स्थापित करवाया। इन्होंने ये आर्थिक योगदान के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, या रखना है ना। ये ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, रखना है यहाँ पर आरबीआई जो ऑप्शन है, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए अभिकथन और कारण में अगर बात किया कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर अभिकथन कहता है कि जनवरी 1915 में भारत लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने से इनकार कर दिया था। क्या ही सही है? हाँ बिल्कुल बात ठीक है। कारण है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने सलाह दी थी कि कोई भी राजनीतिक कदम उठाने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो, उसके बाद कोई भी कदम उठाओ। इन्होंने अपनी गुरु की बात मानी भी थी। तो इसीलिए ऑप्शन आपका ए वाला सही रहेगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। ये क्वेश्चन ही बन सकता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सेडलर आयोग मुख्य रूप से किन सुधारों से संबंधित है? सेडलर आयोग मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सेडलर आयोग की अगर बात की जाए तो 1917-19 से संबंधित रहा है। इसने कलकत्ता विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं को जांच करने के लिए संयुक्त जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से स्पष्ट करता है कि विदेशों में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियां अंततः भारत में एक सशस्त्र विद्रोह भड़काने में असफल क्यों रही हैं? तो ऑप्शन क्या सही रहेगा? ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने विदेशों में मौजूद अधिकांश क्रांतिकारी गुटों में सफलतापूर्वक सेंध लगा ली थी। बिल्कुल सही बात है। क्रांतिकारी गुटों में आपसी तालमेल का अभाव था और भारत के भीतर उनका जन आधार भी नहीं था। तो ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं कि विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी जबकि भारत में विद्रोह भड़काने में असफल रही। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन है, दोनों ही सही है, क्योंकि ब्रिटिश की उसमें खुफिया एजेंसी इतनी कड़क थी क्योंकि वो क्रांतिकारियों के बीच में भी मिल चुकी थी और क्रांतिकारियों को आपस में भी तालमेल जो है नहीं था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 kg द्रव्यमान वाली एक पिस्तौल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से दागा जाता है। पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा? तो आप कहेंगे इसका पिस्तौल का जो प्रतिक्षेप वेग होगा 1.5 ms होगा। क्या होगा? 1.5 ms होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये आपकी फुल टेस्ट है, एफएलटी टेस्ट है, आप सभी को पता होगा। एफएलटी टेस्ट में आपके सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं और एग्जाम में जैसा पेपर आता है वैसा ही पेपर की यहाँ पर बात की जाती है। किसने पता लगाया कि विद्युत धारा ले जाने वाला चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है?
इसके द्वारा पता लगाया गया कि विद्युत धारा ले जाने वाला चालक होता है अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा पता लगाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और इन्होंने कब पता लगाया? 1820 में इन्होंने जो है पता लगाया था। कंपास की सुई को करंट ले जाने वाले तार के पास रखा जाता है, वह अपनी जगह से हट जाती है, जिससे बिजली और चुंबकत्व के बीच संबंध साबित होता है या रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसकी बात की जा रही है। अभिकथन कहता है कि खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखे एम द्रव्यमान के एक ब्लॉक को एक क्षैतिज बल एफ के द्वारा खींचा जाता है। ब्लॉक तब तक गति नहीं करता जब तक कि एफ का मान सीमांत घर्षण से अधिक नहीं हो जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, जब तक मान अधिक नहीं होगा तब तक सब हुआ है नहीं। कारण कहता है कि स्थैतिक घर्षण एक स्वतः समायोजित बल है। स्थैतिक घर्षण का एक स्वतः समायोजित बल है जो लगाए गए बल के साथ अधिकतम सीमा तक बढ़ता रहता है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, 100 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल रोज 2 घंटे किया जाता है। 5 प्रति यूनिट की दर से 30 दिनों में खर्च हुई ऊर्जा की लागत कितनी होगी? तो ये ऑप्शन ये क्या है? 300 रुपए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 300 रुपए? अगर इसकी बात की जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा कितना हो रही है, तो आप कहेंगे 1000 वाट हो रही है। कितने? 2 हावर्स के हिसाब से हो रही है, तो 2 किलोवाट पर हावर यहाँ पर जो है हो गया। 30 दिनों में बात क्या आ रही है, तो 30 दिनों में 2 इंटू 3 कर दिया जाए तो यहाँ पर 60 किलोवाट पर हावर हो जाएगा, है ना। और 30 दिनों में ऊर्जा की अगर बात की है कुल लागत की, तो 60 इंटू 5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। आप कहेंगे 300 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के क्लॉसिस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने आप में इनमें से किसमें प्रवाहित नहीं हो सकती? भाई किसमें प्रवाहित नहीं हो सकती? अधिक गर्म वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित हो सकती है, कम गर्म वस्तु से अधिक गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो सकती है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में भी प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कम गर्म वस्तु से अधिक गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होगी, जबकि अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर जो है प्रवाहित हो जाती है। बी ऑप्शन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, एक सरल पेंडुलम को दोलन में स्थापित किया जाता है, फिर कौन सा कथन सही है? एक सरल पेंडुलम को दोलन में स्थापित किया जाता है, फिर आप कहेंगे जब बॉब माध्यम स्थिति से गुजरता है तो स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक चरण में बॉब 2 बार एक निश्चित वेग का परिणाम प्राप्त करता है, ये भी करेक्ट है। दोलन के दौरान जब बॉब अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण वेग दोनों शून्य हो जाते हैं। नहीं, ये गलत है ना, दोनों शून्य जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कि सरल लोलक के दोलन का आयाम समय के साथ घटता जाता है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 4 सही है एक सरल पेंडुलम के बारे में, तो ऑप्शन कहेंगे सी वाला करेक्ट है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत नहीं, सही नहीं है। यदि तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो पानी के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अगर किसी का टेम्परेचर की बात की जा रही है कि 9 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अगर घटा दिया जाए तो पानी में आयतन क्या हो जाएगा, परिवर्तन क्या होगा? तो आप कहेंगे आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ने लगेगा। सी ऑप्शन रहेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन सी वाला सही है। नील बोहर के परमाणु मॉडल की अवधारणा के संबंध में कितने कथन सही हैं? बात की जा रही है कि नील बोहर के परमाणु मॉडल की अवधारणा के संबंध में कितने कथन सही है ना। तो अच्छा, इसका आंसर क्या आप लोग मुझे देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, क्योंकि एक आध आंसर आप लोग भी देते हो समझ में आता है कि आप लोग कितना पानी में हो, भाई पेपर देने के लिए रेडी भी हो कि नहीं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन पढ़िएगा, चारों ऑप्शनों को पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपके कितने ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, चारों करेक्ट है, इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका और बताइएगा। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार। क्या कहा जा रहा है? एक आवेशित कण है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करेगा कि उसका जो वेग क्षेत्र है वेग क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। और यह कथन कण की चाल स्थिर रहेगी, बिल्कुल बात ठीक है। कण की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, ये भी करेक्ट बात है। कण पर चुंबकीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी सही है। कण एक समान वृत्तीय गति करेगा, ये करेक्ट है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब पूछा क्या है इसमें, ये भी तो देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, हाँ चौथा ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट था यार। ठीक है, सूची 1 है पॉलीमर और सूची 2 है इसका उपयोग किया जाता है। जैसा मेलामोइन की बात किया है, मेलामोइन का जो उपयोग है ना टूटने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है ना। मेलामोइन
फार्मेल्डिहाइड का। न्योप्रीन की बात किया है तो कन्वेयर बेल्ट और गैसकेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑर्लॉन पेन की बात की जाए तो पेन का उपयोग ऊन का विकल्प के रूप में किया जाता है। ग्लिप्टल की बात किया है, ग्लिप्टल जो होता है वो पेंट और वाइडिंग सामग्री के लिए किया जाता है। पॉलीप्रोपीन की बात किया तो चिकित्सा प्रयोग और उत्पाद रस्सियों के लिए किया जाता है। तो पहले का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे का डी ऑप्शन, तीसरे का ई ऑप्शन, चौथे की बात किया सी ऑप्शन और पांचवे का ए ऑप्शन करेक्ट है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है। अब विचार क्या करना है, गलत ऑप्शन कौन सा है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। एक ही समूह के तत्वों में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान या समान जो है होती है। क्या ये सही है, ये तो सही लिखा है। एक आवर्त में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। भाई बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है क्या कम होगी, बता सकता है कोई, बढ़ती है कम होगी? तो आप कहेंगे एक आवर्त परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती नहीं है, तो गलत है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता आमतौर पर अधिक ऋणात्मक होती जाती है, ये भी करेक्ट लिखा है। एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ये भी गलत लिखा है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धातुओं के निष्कर्षण के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। हेमेटाइट से लोहा निकालने की प्रक्रिया में सिलिका को कैल्शियम सिलिकेट के रूप में हटाने के लिए चूना पत्थर को मिलाया जाता है। भाई ये तो सही लिखा है। एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया में एल्यूमिना का गलनांक कम करने और उसकी चालकता बढ़ाने के लिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है, ये भी सही लिखा है। तांबा उसके सल्फाइड अयस्क से ऑटो रिडक्शन सुहा अपचयन विधि द्वारा निकाला जाता है, ये भी सही लिखा है। अब इसमें पूछा है कौन सा गलत है, यहाँ पर गलत तो कोई भी नहीं, ऑप्शन भी है, कोई भी यहाँ पर गलत जो है नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। CH2 बराबर CH माइनस CH बराबर CH2 एक अणु में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या की बात की जा रही है, तो सिग्मा की संख्या की बात की है आप कहेंगे 9 और आपकी पाई की बात किया तो 2 रहेगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर 9 और 2 रहेगी, या रखना है कितना रहेगी 9 और यहाँ पर जो है 2 पाई यहाँ पर जो है रहेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कितने तत्व प्रतिचुंबकीय नहीं है। भाई कितने तत्व ऐसे हैं जो प्रतिचुंबकीय नहीं हैं, तो आप क्या कहोगे, इसमें से केवल एक रहेगा। कौन सा रहेगा अगर बात की जाए, सोना, पारा, सिलिकॉन और प्लेटिनम, एक इसमें से प्रतिचुंबकीय नहीं है ना। इसमें कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे तांबा जो है, सोना जो है आपका प्रतिचुंबकीय है ना। सिलिकॉन की बात की जाए, सिलिकॉन भी आपका क्या है, प्रतिचुंबकीय तत्व है, और प्लेटिनम भी आपका प्रतिचुंबकीय तत्व है, जबकि पारा नहीं है। कौन सा है, पारा नहीं है, रखना है। तो कहेंगे केवल एक ऐसा तत्व है जो प्रतिचुंबकीय में नहीं आता है, जबकि सोना, सिलिकॉन और प्लेटिनम प्रतिचुंबकीय की श्रेणी में आता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, निकल उत्प्रेरक होता है, याद रखना है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में निकल जो है प्रयुक्त उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। एक शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। एक शुष्क सेल बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, आप कहेंगे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक अवतल दर्पण में वस्तु से 3 गुना बड़ी वास्तविक छवि बनाता है। यदि वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो फोकल लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे -15 होगी। कितना होगी, -15 सेंटीमीटर होगी। ये PYQ में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, चाहो तो आप इसको जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा में ब्लड पीएच में बदलाव का संकेत देने के लिए सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के आसपास कौन सा फ्लूइड होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो यहाँ पर मस्तिष्क मेरु द्रव होता है। कौन सा होता है, मस्तिष्क मेरु द्रव जो है फ्लूइड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए कि CO2 का प्राथमिक ग्राही RUBP है। क्या ये सही है, तो आप कहेंगे भाई गलत है ना, ये आपका गलत है। पहला स्थिर उत्पाद
लोएसिटिक अम्ल OAA है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। C4 पौधों में करान्य एनाटॉमी होती है, आप कहेंगे करेक्ट है। C4 पौधों में प्रकाश शोषण नगण्य होता है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है, आप कहेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना, पहला ऑप्शन गलत है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इनमें से किसे मनुष्यों में प्राकृतिक पेसकेमर के रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक पेसकेमर के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे एसए नोड, एसए नोड को प्राकृतिक पेसकेमर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका जो है कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कोष का मध्य प्रतिरक्षा संचालित करता है, सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी को संचालित करता है कि कौन कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा को संचालित करता है? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे टी लिम्बोसाइट्स। टी लिम्बोसाइट्स जो होती है वो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा को संचालित करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बायोलॉजी संबंधी कुछ क्वेश्चन है। सूची 1 में वैज्ञानिक होंगे, उनके वर्गीकरण प्रणालियों से मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे यहाँ पर बात की जाए अरस्तु, अगर अरस्तु की हम बात की जाए, अरस्तु दो जगत प्रणाली पौधे और जंतु से संबंधित है, हम यहाँ पर ई से मिला देंगे। लिनियस की बात किया, लीनियस की बात की जाए, लैंगिक लक्षणों पर आधारित कृत्रिम प्रणाली संबंधित है, ए से मिला देंगे। बेंथम और हुकर की अगर बात की जाए तो आपका ये समग्र अधिक आकारिकी पर प्राकृतिक प्रणाली संबंधित है, बी से मिलाएंगे। एंगल प्रांटल की बात की जाए, एंगल जो प्रांटल है वो आपका विकासवादी संबंधों पर आधारित जाति प्रणाली से मिला देंगे। और व्हिटेकर की बात किया है, कोशिका संरचना पोषण पर आधारित 5 जगत प्रणाली से संबंधित है। तो आपका पहले का आपका ए, दूसरे का ए, बी, तीसरे का बी, चौथे का सी और पांचवें का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंजियोस्पर्म पौधों में सीव ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है? एंजियोस्पर्म पौधों में सीव ट्यूब का कार्य क्या होता है? आप कहेंगे कार्बनिक विलय और भोजन का स्थानांतरण करना। ये कार्य एंजियोस्पर्म पौधों में सीव ट्यूब के मुख्य कार्य के रूप में इसको जाना जाता है, कार्बनिक विलय और भोजन का स्थानांतरण करने से संबंधित है। गटेशन बिंदु स्राव में पौधों से पानी किस रूप में बाहर निकलता है? पौधों से पानी किस रूप में बाहर निकलता है? आप कहेंगे तरल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। किस जंतु संघ फाइलम की विशेषता असीमित शरीर, कोष के स्तर का संगठन और डिप्लोब्लास्टिक परतें हैं। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा। ये भी PYQ में देख लेना, ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। ऑप्टोजेनेटिक्स एक जैविक तकनीक है। क्या है? ऑप्टोजेनेटिक्स एक जैविक तकनीक है जो कि न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इनमें किसका उपयोग करती है? तो आप कहेंगे प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्टोजेनेटिक्स एक जैविक तकनीक है, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है जो न्यूरॉन की गतिविधियों को आपका रेगुलेट या नियंत्रित करने के लिए प्रकाश तरंगों का प्रयोग जो है करती है। एक तरफ चिकित्सीय कारक है, दूसरी तरफ वर्गीकरण कार्य है। जैसे बात किया है एप्रोनियाजेड की बात किया तो आपका एंटी डिस्पेरेंट से संबंधित है। सेमेडिटिन की बात की जाए तो आपका एंटासिड से संबंधित है। एस्पिरिन की बात की जाए आपका नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक से संबंधित है। सॉल्वर्सन की बात किया तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है ना, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भाई डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा कथन करेक्ट है? यह सैटेलाइट डीएनए अनुक्रमों में पाए जाने वाले पॉलीमॉर्फिज्म पर आधारित है, ये करेक्ट लिखा है। इसमें परिवर्तनीय संख्या टैंडम पुनरावृत्तियों का उपयोग प्रोब के रूप में किया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसमें सार्दन ब्लॉटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग पितृत्व संबंधी विवाद को सुलझाने में, नहीं ये गलत है, आप नहीं, ये भी है ना, पिता संबंधी विवाद भी सुलझाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, पिता संबंधी विवाद भी सुलझाए जा सकते हैं डीएनए से, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। डी वाले पे हम टिक करेंगे डीएनए के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ये भी एंटीबायोटिक है, आपके टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक है, जबकि ऑक्सीटोसिन की बात किया ये आपका एंटीबायोटिक नहीं है, याद रखना है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। एंड ऑक्सीटोसिन क्या है? आपकी हार्मोन्स में शामिल होता है, याद रखना है। ऑक्सीटोसिन की बात किया यह आपके हार्मोन्स में शामिल होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेसिस की विशेषता क्या है? भाई ड्यूरेसिस की विशेषता क्या है? मूत्र की मात्रा में वृद्धि। क्या है? मूत्र की मात्रा में वृद्धि को ड्यूरेसिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि पैडलर फर मिट्टी मुख्य रूप से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? पैडल फर जो मिट्टी है मुख्य रूप से किस जलवायु प्रदेशों में? आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी मिट्टी की बात की जा रही है? पैडलर फर मिट्टी की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विषुवतीय प्रदेशों एवं उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों के वनों की विशेषता है? तो आप कहेंगे सर्वाधिक जैव विविधता विशेषता है, कठोर लकड़ी वाले वृक्ष की विशेषता है, धरातल तक पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो आप कहेंगे केवल पहला और दूसरा आपके विषुवतीय प्रदेशों उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बारे में सही है, ये ऑप्शन पर हम कहेंगे सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि धरातल प्रकाश जो है पर्याप्त रूप से धरातल पर नहीं पहुंच पाता। साढ़े 82 पूर्वी देशांतर रेखा के संबंध में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात किया है भारत की मानक समय रेखा इसे कहा जाता है, सही है। भारत के 4 राज्यों से, अरे भाई भारत के 4 राज्यों से नहीं गुजरती है, बल्कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सभी को पता होगा, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है, तो गलत हो गया। प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन छोटा नागपुर के पठार से संबंधित नहीं है? नहीं है बात जा रही है। दामोदर सबसे बड़ी नदी है, छोटा नागपुर पठार की, करेक्ट है। सुवर्ण रेखा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी करेक्ट है। पाटभूमि अपसादी मैदान तो आपके झारखंड में देखने को मिलेंगे, ना कि आपके छोटा नागपुर के पठार में ही बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन कहेंगे हम सी वाला यहाँ पर जो आपका गलत है, याद रखना है, ना कि आपका ऑप्शन, चारों ऑप्शन यहाँ सही है। दामोदर छोटा नागपुर पठार सबसे बड़ी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पारसनाथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? बात की जा रही है कि अनुसूचित जनजातियों का जो सेक्स रेशियो है वह कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है 990 है। कितना है? 990 है, रखना है। निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है, एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज संपदा है, एक गलत है। कौन सा गलत है? बात की जाए यहाँ पर कोलार सोना से संबंधित है, बालाघाट तांबा से संबंधित है, नेल्लोर की बात किया चांदी से संबंधित नहीं है ना, नेल्लोर जो है आपका चांदी से संबंधित नहीं है। काला हांडे की बात किया तो मैग्नीज संबंधित है, करेक्ट है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए नेल्लोर जो है किस चीज से संबंधित है, जो कमेंट करके बताना है कि नेल्लोर किस चीज से संबंधित है। जबकि कोलार सोना से, बालाघाट तांबा से, काला हांडी मैंगनीज से संबंधित है, जबकि नेल्लोर किससे संबंधित है कमेंट करके बताइएगा। ये गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के शहर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात किया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुलोवेसी द्वीप किस देश में स्थित है? भाई सुलोवेसी द्वीप की बात की जा रही है तो आप कहेंगे इंडोनेशिया देश में स्थित है। सुलोवेसी द्वीप इंडोनेशिया देश में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मुख्य रूप से कौन से देश शामिल है? हॉर्न और अफ्रीका में बात की जा रही है मुख्य रूप से कौन से देश शामिल है? ये जैसे अगर आप बात की जाए यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम, है ना, ये इस तरीके से, इस थोड़ा सा अफ्रीका है, क्या है ये, अफ्रीका का मैप हो जाता है। और अफ्रीका के मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है? तो आप कहेंगे ये वाला जो नुकीला हिस्सा दिख रहा है यहां पर आपका कहेंगे इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये आपके जब भी चारों देश आती हैं वो आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल जो है किए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 में जल संधि है, सूची 2 में संबंधित सागर है। जैसे डोवर जल संधि की बात की जाए इंग्लैंड फ्रांस के बीच में है, लेकिन इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से संबंधित है। जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए तो मोरक्को और स्पेन के बीच में है, और इससे बात की जाए तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। कर्च जल संधि की बात की जाए तो आपकी कर्च जल संधि यूक्रेन और रूस के बीच में है। ओजोव सागर और काला सागर संबंधित है। और बोनीफेसियो की बात की जाए ये आपकी इससे इटली और फ्रांस से संबंधित है। टेरिटियन सागर और भूमध्य सागर स्थित है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। किसी राज्य के धन विधेयक के संबंध में कौन सा कार्य संवैधानिक रूप से अनुमेय है? किसी राज्य के धन विधेयक के बारे में कौन सा ऑप्शन अनुमेय है? राज्यपाल के द्वारा धन विधेयक को राष्ट्रपति के बराबर आरक्षित रखा जा सकता है? भाई नहीं रखा जाएगा, है ना, आप सभी को पता होगा राज्यपाल के परामर्श से ही रखा जाता है, विचार से ही रखा जाता है, गलत है। राज्यपाल के द्वारा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजना शामिल है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को धन विधेयक राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश देना है, ये भी करेक्ट है। राज्यपाल के द्वारा अपनी सहमति देने से पूर्व धन विधेयक संशोधन करना है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई जो आपका यहाँ पर ए वाला था वो अनुमेय है ना, और बाकी ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि कोई राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक नहीं रख सकता है, और जिससे राज्य विधान पर
पूर्ण पॉकेट वीटो की संभावना प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। ऐसे कौन से आप कहेंगे निर्णय लिया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रोककर नहीं रख सकता है। राज्य से राज्य विधान पर पूर्ण वीटो की संभावना प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है और यह आपका पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है 73 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस संस्था को संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य सरकार के सिविल सेवकों की भर्ती से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से एक प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए के तहत स्थापना कर सकती है। भारत की संसद से है संबंधित। कौन सी संस्था को भारत की संसद से है संबंधित है? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, भारत की संसद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत किसी व्यक्ति को 2022 में किए गए कृत्य के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। उस समय भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत वह कृत्य कोई अपराध नहीं था, लेकिन वह नई बीएनएस के तहत स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया। कौन सा विशेष संवैधानिक प्रावधान इस व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से सीधे तौर पर बचाता है? सीधी सी बात यह कही जा रही है कि 2022 से पहले कोई भी अपराध की श्रेणी में अगर शामिल नहीं था और तब अपराध वो किया गया है और 2022 के बाद ये बीएनएस के तहत उसको अगर लाया जाता है तो वह कौन से आपके जो है आर्टिकल से बच जाता है सीधे तौर पर? तो आपका ऑप्शन आएगा अनुच्छेद 20(1) के तहत बच जाता है। आर्टिकल 20 के क्लोज 1 के तहत बच जाता है, क्या रखना है ना। व्यक्ति को पूर्वव्यापी आपराधिक कानून के खिलाफ मौलिक सुरक्षा प्रदान यहाँ पर दी गई है। संविधान के आर्टिकल 22 के तहत निवारक निरोध के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर करेक्ट बात क्या आ रही है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम 2 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन ने सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम निवारक निरोध को 3 महीने से घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान कर दिया गया है, क्योंकि इस विशिष्ट खंड को सरकार के द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर अधिसूचित लागू नहीं किया गया। इसलिए वास्तविकता यही है कि अधिकतम अभी भी 3 महीने ही है, इसीलिए पहला वाला गलत है। निवारक निरोध के मामले में समीक्षा की गठित सलाहकार बोर्ड में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को शामिल होने चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रह चुके हो। ऐसा भी नहीं है तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन गलत है। ये कोई तथ्य दोनों सही नहीं है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन गलत है। राज्यसभा का एक मनोनीत सदस्य किसी पंजीकृत राजनीतिक दल में शामिल होने का निर्णय लेता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से बचने के लिए सदस्य को औपचारिक रूप से राजनीतिक दल में शामिल होना होगा। किसमें शामिल होना? सदन में अपनी सीट ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर आप कहेंगे शामिल होना होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। पॉलिटी के क्वेश्चन शायद सभी को आते ही होंगे, आई थिंक लगता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करो, आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित संवैधानिक और वैधानिक प्राधिकरणों पर विचार करें। संवैधानिक और वैधानिक प्राधिकरणों पर विचार करना है कि जो ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उन प्राधिकरणों में से किन्हें ठीक उसी तरह और ठीक उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। दूसरा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में ऐसी बात नहीं की गई। तो पहला और दूसरा आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही इन्हें हटाया जाता है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। यह सुनिश्चित होता है कि राज्य को करों में उनका गारंटीकृत हिस्सा मिले। हाँ, गारंटीकृत हिस्सा मिले तो ठीक है, बाध्यकारी होती हैं ये गलत हो गया। वित्त आयोग का कोई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आयोग में पुनः नियुक्त होने से वर्जित होता है, भाई ये भी गलत है। पुनर्नियुक्ति के पात्र होता है, दोबारा से फिर से नियुक्ति हो सकती है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की शक्ति किसमें निहित है? एक उच्च न्यायालय से अगर दूसरे उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट से अगर दूसरे हाई कोर्ट में अगर जाना है, ये किसके पास शक्ति है? तो आप कहेंगे ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति में, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, मतलब कॉलेजियम में शामिल होता है, उससे परामर्श करने के बाद ही एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित जो है किया जा सकता है। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं कैलोरी के उपयोग की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? आप कहेंगे अघल समिति के द्वारा की गई थी। अब अघल समिति 1979 में आई थी, तो इसको थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। जिसने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था, पोषण संबंधी आवश्यकताओं कैलोरी के उपयोग की सिफारिश की थी, जिसे अलग समिति कहा जाता है, 1979 में आई थी। बी ऑप्शन करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, भारत में नगद आरक्षित अनुपात किसकी बात क्या रही है, कैश रिजर्व रेशियो की बात क्या रही है, सीआरआर के कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात के तहत रखे गए रिजर्व पर कॉमर्शियल बैंकों को न्यूनतम ब्याज दर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अवसर लागत के अनुसार नुकसान भरपाई, अरे भाई ये गलत है ना, गैर कमाऊ संपत्ति होती है सीआरआर, याद रखना है, तो पहला गलत हो गया। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से मनी मल्टीप्लायर में कमी आती है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता कम होती है। बिल्कुल बात ठीक है, जितना सीआरआर बढ़ा देंगे बैंकिंग प्रणाली में जो तरलता है वो कम होती जाएगी। तीसरा कहता है वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर के विपरीत, जिसे सोने, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखा जा सकता है। सीआरआर को विशेष रूप से आरबीआई के पास नगद रूप में ही रखना अनिवार्य होता है। बिल्कुल, सीआरआर जो होता है वो आपके कैश में रखा जाता है, रखना है, और जो आपका एसएलआर होता है वो आपके या तो गोल्ड में भी रखा जा सकता है, आप कहेंगे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में भी रखा जा सकता है, आप चाहो तो कैश में भी रख सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। 2006 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के बाद आरबीआई के पास सीआरआर को बिना किसी न्यूनतम और अधिकतम सीमा के किसी भी स्तर पर निर्धारित करने का अधिकार है। करेक्ट है, तो 2, 3, 4 सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई 73 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में बात की जा रही है, कौन सा सही है। जिस राज्य की जनसंख्या 25 लाख से अधिक नहीं है वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता। भाई सही लिखा है, अरे भाई जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, कितना, 20 लाख से अगर अधिक नहीं है तब नहीं कर सकता, 25 लाख तो गलत लिखा है। किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 243D के तहत अनिवार्य प्रावधान है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का पूरी तरह आरक्षित किया गया है, अनिवार्य बनाया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं बनाया गया है। तो एससी के लिए, एसटी के लिए और आपके किसके लिए, वुमेन, महिलाओं के लिए जो है अनिवार्य बनाया गया है, ना कि पिछड़े वर्गों के लिए। तो यहाँ पर ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। स्वतंत्रता से पूर्व योजनाएं हैं और उससे मुख्य प्रस्तावक हैं, सही मिलान करना है, कौन सा करेक्ट है। बॉम्बे प्लान की बात किया तो 8 उद्योगपतियों से संबंधित थी। पीपुल्स प्लान की बात किया है तो एम एन राय से संबंधित है। गांधीवाद योजना की बात किया श्रीमन नारायण अग्रवाल से संबंधित है। सर्वोदय योजना की बात किया जयप्रकाश नारायण से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। बिल्कुल ठीक है, जीडीपी में कहा जा रहा है कि देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होंगी और सेवाएं होंगी शामिल हो जाएंगी। करेक्ट है। जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पीडीआई वह आय है जो व्यक्तिगत करों का भुगतान करने के बाद व्यक्तियों के पास शेष रहती है। करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे आप तीनों ही सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए डी ऑप्शन कहेंगे, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। एक बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 में राजस्व अधिशेष के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिहार जीके से और बिहार करंट अफेयर संबंधित कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बिहार बजट 2026-27 में राजस्व अधिशेष के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो अनुमानित राजस्व अधिशेष 1143 करोड़ रुपए है, मतलब कि 1143 करोड़ रुपए बताया गया है। करेक्ट है। राजस्व अधिशेष राज्य की जीएसडीपी का 0.09% है, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन सा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में श्रम बल भागीदारी दर के संबंध में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बात की जाए बिहार में जो आपके श्रम बल भागीदारी दर है इसके बारे में, तो बिहार की महिला श्रम बल भागीदारी दर अखिल भारतीय औसत योग्यता से 11.2% कम है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। जो आपकी अखिल भारतीय औसत है उससे 11.2% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति क्या है। 25-26 के अनुसार जनवरी 2026 तक फॉरेक्स रिजर्व की बात करें क्या स्थिति है, तो यूएसडी में डॉलर में 701.4 बिलियन है। कितना है, 701.4 बिलियन डॉलर है भारत की क्या है, फॉरेक्स रिजर्व यूएसडी में है, 701.4 बिलियन डॉलर है, याद रखना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2026 के आंकड़े यहां पर सामने आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे।
एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए हस्तांतरण मानदंडों में किस पैरामीटर को सबसे ज्यादा भार महत्व दिया गया है? तो केंद्रीय करों के बंटवारे में जो आपके जो पैरामीटर सबसे ज्यादा जो भार या महत्व दिया गया है, तो आप कहेंगे आय की दूरी को। किसको? आय की दूरी को जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा रखा गया है 42.5%। कितना? 42.5% रखा गया है। जीडीपी में योगदान की बात किया है 10% रखा गया है। जनसंख्या 2011 की बात की है, आप कहेंगे जनसंख्या 2011 में जननांकी में अगर बात की जाए तो 17.5% रखा गया है, और क्षेत्रफल में बात किया है तो 10% को रखा गया है। सबसे ज्यादा आय की दूरी 42.5% रखा गया है। इनमें से किस संस्था ने जनवरी 2026 में राज्य वित्त 2023-24 पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी? जनवरी 2026 में राज्य वित्त 2023-24 में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना CMFS 2026 के संबंध पर विचार कीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोधगया में फेलो के चयन और मार्गदर्शन के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण भागीदारी के रूप में कार्य करता है। करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन आता है, यह फेलोशिप 2 वर्ष 24 महीनों की निश्चित अवधि के लिए तैयार की गई है। बिल्कुल करेक्ट है। यह योजना पूरे भारत के स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के लिए खुली है। अरे नहीं, पूरे भारत के उम्मीदवार नहीं, ये गलत है। बिहार के अधिवासी होना अनिवार्य है इसमें, तो बिहार का जो डोमिसाइल है वो होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत अधिकतम मासिक मानदेय 1,50,000 रखा गया है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात फेलो को प्रदान किया जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1, 2, 4 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में गलत है। और इसमें आपकी जो है अलग अलग स्तर पर दिया जाएगा, जैसे 1,50,000 तो मैक्सिमम है, इसके बाद 1,25,000, 1,80,000 तक दिया जाएगा। सूची 1 जिला है, सूची 2 प्रमंडल है। कौन से जिला किस मंडल से संबंधित है? जैसे किशनगंज की बात किया तो पूर्णिया से संबंधित है, नवादा की बात किया तो मगध से संबंधित है, जमुई की बात किया मुंगेर संबंधित है, और नालंदा पटना प्रमंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में वर्ष 2011 से 2025 के दौरान औसत वर्षा निम्नलिखित में से कितनी रही है? औसत वर्षा की बात की जाए 99.24 सेंटीमीटर रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 15 वर्षों में औसत वर्षा 99.24 सेंटीमीटर रही है। कौटिल्य ने मौर्य शासन के संबंध में साप्तांग सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर होता है। इनमें से कौन सा तत्व इसमें शामिल है? नीचे दिए गए उपयोग बताइए। तो आप कहेंगे अमात्य, स्वामी, दुर्ग और मित्र सभी शामिल हैं। जबकि इन्होंने जो बताए थे, क्या रखना है? शासक, राजा बताया था, शासक बताया था। शासक के बाद इन्होंने अमात्य सॉरी, माफी चाहते हैं। शासक राजा बताया, फिर अमात्य बताया साप्तांग में। इसके बाद आपका जनपद बताया। क्या बताया? जनपद बताया। जनपद के बाद आपका दुर्ग बताया, किला बताया है। दुर्ग के बाद कोष बताया है। कोष के बाद इन्होंने दंड बताया है, और दंड के बाद इन्होंने मित्र बताया है। तो कौटिल्य ने 7 जो साप्तांग बताई है वो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन कहेंगे, बल्कि 7 के ऑप्शन हमने आपको बता दिए। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा शक्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी, और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी। पहला और तीसरा सही है। शेर खां ने किस विधवा से विवाह करके चुनार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था? शेर खां की बात किया है तो लाड़ मल्लिका थी, चुनार दुर्ग क्षेत्र से संबंधित थी लाड़ मल्लिका। उनसे इन्होंने विवाह कर लिया शेर खां ने, और चुनार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। पटना में दीघा के पास स्थापित सदाकत आश्रम के प्रमुख सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? सदाकत आश्रम में कौन शामिल नहीं है? मजरुल हक शामिल है, हसन इमाम शामिल नहीं है, आचार्य बद्रीनाथ शामिल हैं, आपके राम निरीक्षण सिंह शामिल हैं। अब बात किया कौन शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन शामिल नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन शामिल है। नखास पिंड यात्रा किसके नेतृत्व में हुआ है? तो नखास पिंड यात्रा की बात की है अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में की गई थी। अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड यात्रा का आयोजन जो है किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का जो नारा है वो आपके अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा दिया गया था 9 अगस्त को। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ क्षेत्र जिला है। कौन सा पहाड़ के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? जैसे बात की जाए मंगला गौरी गया में है, मारूक पहाड़ी मुंगेर में है, अधूरा पहाड़ी कैमूर में है, पीर पहाड़ी की बात किया जमुई में नहीं है। पीर पहाड़ी कहां पर है अगर बात की जाए तो पीर पहाड़ी कोई बता सकता है कहां पर है? तो पीर पहाड़ी कहेंगे रोहतास में है। कहां पर है? रोहतास जिले में है। ऑप्शन यहां पर जो है आपका डी वाला गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन जिलों में है। भाई बाल सुंदरी मिट्टी के विस्तार की बात की जा रही है, आप कहेंगे सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और चंपारण में बाल सुंदरी देखने को मिलेगी, क्या रखना है। बाल सुंदरी मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद आप रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 100 क्वेश्चन लगा लिए, 50 क्वेश्चन और लगाने हैं। बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम का आकार सही कौन सा है। तो आप कहेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य और नागी पक्षी बिहार, ये आपका अवरोही क्रम में है। कौन सा है, अवरोही क्रम में है, क्या रखना है, ठीक है। चलिए बात की जाए, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रामसर में शामिल नहीं है। रामसर में कौन सा स्थल शामिल नहीं है। गोकुल जलाशय शामिल है, उदयपुर झील शामिल है, गोगा बील शामिल है, कुशेश्वर स्थान की बात क्या, ये आपका शामिल नहीं है। गोकुल जलाशय की बात की जाए तो गोकुल जलाशय को 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। उदयपुर झील की बात क्या, ये भी 2025 शामिल की गई है। गोगा भील झील की बात क्या, 2025 में ये भी शामिल की गई। गोकुल जलाशय की बात की जाए तो आपके बक्सर जिले में है, कहां पर है, बक्सर जिले में है। उदयपुर झील की अगर बात की जाए तो आपके पश्चिमी चंपारण जिले में है, और गोगा भील झील की बात की जाए तो आपके कटिहार जिले में है, क्या रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम कौन सा है। तो बात करेंगे सबसे जो आपका कम प्रति व्यक्ति आय वाला है वो शिवहर जिला है, इससे थोड़ा सा ज्यादा अररिया है, फिर थोड़ा ज्यादा सीतामढ़ी है। आप कहेंगे शिवहर जिले में सबसे कम आपका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में कौन सा सही नहीं है। एक तरफ उत्पाद है, दूसरे साथ संबंधित स्थान है। जैसे मंजूसा चित्रकला की बात की जाए तो मंजूसा चित्रकला भागलपुर से है, करेक्ट है। पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट की बात किया है तो गया जी से, करेक्ट है। सुजनी कढ़ाई की बात किया है, सुजनी कढ़ाई मधुबनी से नहीं है। सिक्की घास शिल्प की बात किया तो उत्तर बिहार से संबंधित है। सुजनी कढ़ाई की अगर बात की जाए तो सुजनी कढ़ाई आप कहेंगे मुजफ्फरपुर से संबंधित है, किससे, मुजफ्फरपुर से संबंधित है, क्या रखना है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर जो है सुमलित सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के सिंचित जिला के संबंध में कौन सा सही है। बिहार के सिंचित जिला के बारे में कौन सा सही है। नहरों में सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास जिला है, करेक्ट है। तालों में सर्वाधिक सिंचित जिला की बात की जाए, तालों में सर्वाधिक सिंचित जिला दरभंगा है, कौन सा है, दरभंगा है, ना कि मधुबनी है। और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला आपका पूर्णिया जिला है, सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्पादक जिला है। कौन सा खनिज किस उत्पादक जिले के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम की बात किया पश्चिमी चंपारण, यूरेनियम की बात किया तो गया जी, क्वार्टरजाइट की बात किया तो जमुई, और गैलिना की बात किया तो बांका जिला। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा, बाकी मिला दिए हैं तो आप उसको जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस तिथि को त्यागपत्र दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के बिना ही ब्रिटेन ने बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थिति को त्यागपत्र दे दिया था इस मामले में। तब आप कहेंगे 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र जो है दे दिया था। बिहार की किस मध्यकालीन शासक का मकबरा सासाराम में स्थित नहीं है। तो बिहार में ऐसे कौन से मध्यकालीन शासक है जिनका मकबरा सासाराम में नहीं है। इब्राहिम खां काकर का मकबरा आपके सासाराम में नहीं है, याद रखना है। जबकि हसन खां, शेर शाह और इस्लाम शाह, इन सभी के मकबरे कहां पर है, सासाराम में बिहार में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, बिहार में प्रचलित थंका चित्रकला किस धर्म से संबंधित है। भाई थंका चित्रकला की बात किया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सूची 1 में संगीत से स्थानीय संगीत है, सूची 2 में त्योहार और उत्सव हैं। किस कौन सा शास्त्रीय स्थानीय संगीत किस त्योहार उत्सव पर किया जाता है। जैसे बात की जाए बटोहिया देशभक्ति गीत है। कजरी की बात किया सावन माह में किया जाता है। नचारी की बात किया भगवान शिव की स्तुति सम्मिलित है, और लगनी विवाह के अवसर पर किया जाता है। कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहे होंगे, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 2023-24 के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बच्चों में नाटापन की दर NFHS के 38.4 से घटकर कितनी हो गई है। तो अब कहेंगे आप जो है 29.3% बची है। पहले 38.4% थी नाटेपन की दर, अब 29.3% जो है घटकर बची हुई है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है।
देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर अब 2025 में कितनी हो चुकी है? तो जब 25 के अंत तक की बात करें कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे 164 आपके हवाई अड्डों की संख्या हो चुकी है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है। भारत के साथ प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास और संबंधित देशों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभ्यास अल नजाय भारत और भारत और ओमान के बीच में होता है। अभ्यास जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। अभ्यास कोकड़ की बात की जाए भारतीय सेना और यूएई के बीच में होता है। भारत और यूएई के बीच में होता है। तो पहला और दूसरा यहाँ सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आएगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट एम्पावरिंग द पुअर ए डिकेड ऑफ इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार पिछले 12 वर्षों में सरकार के विभिन्न कल्याणकारी हस्तक्षेपों के कारण देश में कितने करोड़ लोग बहुआमी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 25 करोड़ लोग, है ना। रिपोर्ट कह रही है 25 करोड़ लोग जो है बहुआमी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। कौन लोग आ चुके हैं तो पता नहीं है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के अगस्त 2025 के तक आंकड़ों के बारे में विचार करें। कौन सा सही है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अगस्त 2025 के आंकड़ों के बारे में कौन सा सही है? यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक रूप से अंशदायी पेंशन योजना है। बिल्कुल सही है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 5,000 प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। तो 5,000 रुपए की नहीं है, 3,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान दिया गया है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सितंबर 2025 में स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संशोधित चरणों के संदर्भ पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? अब गलत ऑप्शन की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य 2031 तक 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। ये तो सही लिखा है। दूसरा कहता है इस मिशन का नोडल संचालक इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो ये सही है। आप कहेंगे नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, DST है। इसके तहत देश के 3 टेक्नोलॉजी हब स्थापित किए जाएंगे, जो कि कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग एवं मटेरियल्स पर केंद्रित होंगे। तो आप कहेंगे ये भी गलत है। इसमें 3 नहीं बल्कि 4 टेक्नोलॉजी हब को विकसित किया जाएगा। इसमें आपका कौन कौन से होंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग होगा, क्वांटम संचार होगा, क्वांटम सेंसिंग होगा, मेट्रोलॉजी होगा और क्वांटम सामग्री होगा। तो आप कहेंगे तीसरा वाला भी गलत है। केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। पूछा है कौन से गलत है, आप कहेंगे दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्रैक्स इन द वॉल किसके द्वारा लिखी गई है? भाई क्रैक्स इन द वॉल किसके द्वारा लिखी गई है बात की जा रही है। आप कहेंगे नीरा कश्यप के द्वारा। क्रैक्स इन द वॉल नीरा कश्यप के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन है और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सितंबर 2025 में इस शहरी स्थानीय निकायों को उनके इलाकों में रूफ टॉप सोलर अपनाने की दर के आधार पर विशेष प्रोत्साहन अनुदान जारी किए गए। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप प्रणालियों के लिए स्थानीय नगर निगमों का सहयोग, तकनीकी व्यवहार्यता, नेट मॉनिटरिंग प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए अनिवार्य मैंडेटरी है। ये भी सही। तो आपका ऑप्शन ए और दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हम ए ऑप्शन पर टिक कर देंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार PM दक्ष योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 3 लाख रुपए तक की आधिकारिक सीमा को यहाँ पर रखा गया है, जो OBC में आएंगे, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC के उम्मीदवारों के लिए 3 लाख रुपए की यहाँ पर सीमा को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2025 में अमृत 2.0 के मध्यवर्ती मूल्यांकन के संबंध में एक जारी रिपोर्ट की गई है। इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपकी जो अमृत 2.0 मूल्यांकन जारी की गई है, तो इस मिशन का लक्ष्य है सभी वैधानिक शहरों में घरेलू नल कनेक्शन माध्यम से 100% पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही है। इस मिशन के तहत शहरों के जल निकायों के पुनरुद्धार एवं जल संचयन के लिए 60% केंद्रीय अनुदान है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 60% केंद्रीय अनुदान नहीं है, या रखना है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग राज्यों में है। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सितंबर 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आयोजित नीला आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ वायु क्लीन एयर सिटी 10 लाख से अधिक आबादी वर्ग में घोषित जो है किया गया है? तो आप कहेंगे किस वर्ग में घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? आप कहेंगे यहाँ पर इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में इंदौर को 10 लाख से आबादी वर्ग में टॉप स्थान प्राप्त यहाँ पर हुआ है, और इंदौर कई सालों से लगातार पहले स्थान पर आ रहा है।
अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीज के लिए बस्तियों में 100% सौर विद्युतीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। कारण है कि भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय चुनौतियों, इन जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकी कारगर नहीं है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय के द्वारा समीक्षा की गई कि अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक की जो स्कीम है, इसके संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई लीड बैंक योजना के बारे में, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक वाणिज्यिक बैंक को अग्रणी बैंक, लीड बैंक जो है रूप में नामित किया जाएगा। हालांकि अभी भी किया जा रहा था, पर आरबीआई इसको फोकस कर रही है, जहां पर ऋण योजना और वित्तीय समावेशन का समन्वय करता है। इस योजना की शुरुआत मूल रूप से नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अब आपको याद रखना है, कमेंट में बताना है नरीमन समिति कब आई थी। कोई बता सकता है? अरे भाई 1969 में नरीमन समिति आई थी। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो आपका सी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट। डीआरडीओ के द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किस नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से अधिक है? तो किस आपकी जो है मिसाइल से किया गया है परीक्षण? तो आप कहेंगे किस नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम सेकंड। इंपोर्टेंट है, रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने त्योहारों के सीजन में जमाखोरी रोकने और मूल्य स्थिरता के लिए किस डिजिटल पोर्टल पर दालों और तिलहनों के स्टॉक की अनिवार्य घोषणा कर दी है? इसके लिए कड़े कानून भी लागू किए गए हैं। तो त्योहारों में सीजन जमाखोरी को रोकने के लिए डिजिटल पोर्टल पर दालों और तिलहनों के स्टॉक की अनिवार्य घोषणा कर दी है। उसके लिए कड़े नियम किए गए हैं। ई जागृति पोर्टल के नाम से ऐसी घोषणा को किया गया है। किसको लॉन्च किया गया? ई जागृति पोर्टल नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंडियन सोलर अलायंस की 8वीं आम सभा के बारे में विचार करना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस बैठक में वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ देशों में सौर मिनी ग्रिड परियोजनाओं के लिए ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के लिए वित्त कोष को बढ़ाकर डॉलर में $300 मिलियन करने की मंजूरी दी गई। करेक्ट है। फ्रांस और भारत को पुनः क्रमशः ISA अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो दोनों ऑप्शन ISA के बारे में करेक्ट है। आप कहेंगे सी ऑप्शन सही है। मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर जलीय कृषि के लिए मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? तो मछली उत्पादन में जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइए कौन सा है। पहले स्थान पर आपका चीन है। तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। पहला स्थान चीन है, दूसरा स्थान पर अपना भारत है। मछली उत्पादन के मामले में बात की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्ट परियोजना के तहत किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र संचालन ढांचे को जो है अधिसूचित किया हुआ है? तो परख नाम से, ध्यान रखना है, परख नाम से। कहां पर किया गया? भारत में किया गया है। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्टार्ट किया गया है, याद रखना है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र संचालन अधिसूचित किया गया है, परख नाम से योजना को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में जारी राष्ट्रव्यापी प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किसके बारे में कह रहा है? यहाँ पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की राष्ट्रव्यापी प्रगति रिपोर्ट के बारे में की बात की जा रही है। देश के 65,000 से अधिक सक्रिय पैक्स राष्ट्रीय नाबार्ड ग्रिड के साथ डिजिटल कंप्यूटरीकरण कर का पूरा कार्य कर लिया है। सही है। पैक्स को अब अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति भी दे दी गई है। ये भी करेक्ट है। आपकी बात किया, पैक्स का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। नहीं, सीबीटी के अधीन इसमें नहीं किया गया है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। सहकारी समितियां राज्य सहकारी कानूनों केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करती है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 420 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीय जल मल उपचार संयंत्र और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण अंतिम चरण में है? तो आप कहेंगे मुंगेर जिले का है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुंगेर जिले का है, याद रखना है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मुंगेर जिले से है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने डेटा संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के में किस स्वदेशी सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर ओएस को उन्नत संस्करणों में अनिवार्य रूप से लागू करने के दिशा निर्देश दिए हैं? माया ओएस नाम से। किस नाम से? माया ओएस नाम से अनिवार्य रूप से लागू करने के दिशा निर्देश दे दिए गए।
अभिकथन कारण है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए अंशदान जमा करने की डिजिटल प्रक्रिया में ऑटो मोड सेटलमेंट का दायरा बढ़ा दिया है। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण है कि इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी, शिक्षा, विवाह के लिए जो भविष्य निधि पीएफ है उसमें अग्रिम दावों के निपटान की अवधि को 20 दिनों से घटाकर केवल 3 दिनों में कम करना रख दिया है। तो दोनों ऑप्शन आपके पीएफ के बारे में सही है। आप कहेंगे ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही यहाँ पर की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सक्षम इमारत कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है। भाई सक्षम इमारत कार्यक्रम का जो प्राथमिक फोकस है उसका क्या है? तो वाणिज्यिक और बड़े आवासीय भवनों में ऊर्जा मुक्त कुशल निर्माण कोड एक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन कारण है, यहां पर कहता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2026 में जारी अग्रिम आर्थिक अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.2% रहने का अनुमान बताया गया है। बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि वैश्विक स्तर पर उच्च ब्याज दरों और भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत की घरेलू निजी उपभोग और कॉर्पोरेट निवेश भारी संकुचन दर्ज। अरे भाई ये तो गलत लिखा है, केवल यहाँ पर पहला सही है जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ए सही है, आर ऑप्शन गलत था। बिहार के किस प्रख्यात व्यक्ति को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। कौन है? बिहार के गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। खान मंत्रालय ने भारत के विदेशी खनिज संपदा संपर्कों को मजबूत करने के लिए किस आयुक्त उद्यम कंपनी के साथ में अर्जेंटीना और चिली में लिथियम ब्लॉक के अधिग्रहणों के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की काबिल, क्या है नाम याद कर लो, काबिल के साथ में यहाँ पर जो है समझौता किया गया है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2025 के संदर्भ पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर राज्य है। बिल्कुल सही है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नहीं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप सिस्टम भारत नहीं है, गलत है। इस बार की रैंकिंग में टीयर 2 टीयर 3 शहरों में आने वाले स्टार्टअप की हिस्सेदारी 60% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। करेक्ट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। कौन सा है? दूसरा स्थान गलत है क्योंकि भारत का स्थान सबसे पहला यूएसए का इसमें स्थान है, दूसरा इसमें चाइना का स्थान है, तीसरा जाकर आपका जो है भारत का स्थान होगा। तो पहला दूसरा यूएसए और चाइना का है। देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM संस्थान बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो बिहार में हाजीपुर में बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। द आर्यभट्ट दृष्टि के संबंध पर विचार करें। कौन सा सही है? तो यहाँ पर इसे बिहार AI समिट 26 का आयोजन लॉन्च किया गया। करेक्ट है। 209 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। सही है। इसका उद्देश्य बिहार में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करना है और युवाओं को प्रशिक्षित करना है। करेक्ट है। ऑप्शन डी रहेगा। तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन कौन सा है? आर प्रज्ञानंदन ने नॉर्वे शतरंज 2026 में यह खिताब को जीता है चेस के मामले में। सही है। यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दोनों ही सही है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यहाँ से आपके मैथ और रीजनिंग से मतलब कि सीसेट से संबंधित आएंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता होगा बीपीएससी में 140 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? सीसेट से आते हैं। सीसेट वाले सर दूसरे हैं जो आपको पूरा सीसेट के कवर कराएंगे। तो ध्यान रखना है, वीडियो सीसेट के भी देख लेना है और आपको चैनल पर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे ऐप आ चुका है, यूपीएससी ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट वगैरह कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती है। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।